नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। लगातार 9वें दिन निफ्टी गिरावट पर बंद। इंट्राडे में 17,300 के नीचे फिसला। फार्मा, एनर्जी, मेटल, आईटी शेयरों में बिकवाली। प्याज ने निकाले किसानों के आंसू। मंडियों में भाव 2 से 3 रुपए तक पहुंचा। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्याज खरीदना किया शुरू। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की अर्जी। सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। इधर कस्टडी में सीबीआई ने शुरू की पूछताछ। चेक बाउंस पर खत्म होगा मुकदमे का चक्कर। सरकार बदलने वाली है कानून। पैसे वसूली पर रहेगा फोकस। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या का सेना ने 40 घंटे के अंदर लिया बदला। अवंतीपुरा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को मार गिराया। सेना का एक जवान भी शहीद। और आलू और प्याज से खबरों की शुरुआत वो इसलिए क्योंकि आलू और प्याज उगाने वाले किसान इस साल भारी घाटे में जा सकते हैं। पैदावार ज्यादा होने से मंडी में आलू प्याज की कीमत जमीन पर आ गई है। अब सरकार ने नाफेड को प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। डिटेल से समझते हैं इस पूरी खबर को असीम मनचंदा से। असीम, आलू प्याज को लेकर तो स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है किसानों के। अगर बात करें मद्देनजर, तो अब आगे क्या कुछ कर सकते हैं किसान, क्या स्थिति होगी? देखिए, अगर मैं पिछले साल के मुकाबले की बात करूं तो इस साल आलू और प्याज का प्रोडक्शन 10 से 15% बढ़ा है, जिसकी वजह से मार्केट में फसल ज्यादा आ गई है और आलू और प्याज के दाम गिर गए हैं। अगर मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव की बात करूं तो वहाँ प्याज 2 रुपए किलो तक बिक रहा है। यानी कि अगर औसतन जो न्यूनतम भाव है वो 200 रुपए प्रति क्विंटल है, जो एवरेज भाव है वो 400 रुपए क्विंटल, और जो बहुत बढ़िया प्याज है उसके 800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिल रहे हैं। तो किसानों को अपनी लागत भी किसान यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे हैं। और कल तो जो कारोबार है उसको भी बंद करना पड़ा क्योंकि भाव इतने ज्यादा गिर गए थे, किसान बेचने के लिए तैयार नहीं थे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो केंद्र सरकार इसमें आगे आई है। केंद्र सरकार ने नेफेड को निर्देश दिए हैं कि आप जाकर के वहां पर प्याज खरीदिए। नेफेड ने पिछले 3 दिन के अंदर 600 मैट्रिक टन के आसपास प्याज खरीदा है। इससे ही करीबन 168 किसानों को फायदा हुआ। इस प्याज को जल्दी ही दिल्ली के आसपास की मंडियों में बेचा जाएगा, वहां पर इसकी बिक्री की भेजा जाएगा और वहां पर इसकी बिक्री की जाएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आलू की बात करूं तो आलू के दाम भी उतने ही है। आलू भी 2 से 3 रुपए प्रति किलो किसान बेच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इसमें भी आलू की कीमतें लगातार उसमें गिरावट हो रही है और 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार का कहना है कि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज है, आलू को हम स्टोर कर सकते हैं, तो किसान वहां पर आलू को स्टोर कर लेंगे। और जबकि ये जो प्याज है, इस बार वाला प्याज, उसको ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा नहीं जा सकता, तो प्याज को लेकर के सरकार एक्शन में और आलू को ये भी थोड़ा इंतजार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुछ इस तरीके की स्थिति फिलहाल आलू प्याज को लेकर, लेकिन सरकार आगे आई है किसानों के लिए। इस बीच एनसीपी विधायकों ने प्याज की सही कीमत की मांग के साथ ही आज महाराष्ट्र विधानसभा में प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक प्याज की मालाएं पहनकर, सिर पर प्याज रखकर विधानसभा पहुंचे थे। एनसीपी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन के चलते किसानों को सही कीमत नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ लासलगांव से लेकर अलग अलग मंडियों में प्याज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि नासिक के लासलगांव में प्याज की नीलामी भी यहां रोकनी पड़ी। तो वही प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक के विपक्ष के आरोप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया और कहा कि प्याज के निर्यात पर रोक नहीं है। साथ ही नाफेड ने भी प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। नाफेडने खरेदी सुरू केलेली आहे। त्याचबरोबर बसा, खाली बसा, होऊ दे उत्तर। आणि त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी सुरू नसेल ते सुरू केली जाईल। त्याचबरोबर निर्यातीवर बंदी नाही। उत्तर तर घेऊ दे भुजबळ साहेब, आपण निर्यातीवर बंदी नाही, निर्यातीवर बंदी नाही। नाफेडची खरेदी सुरू झालेली आहे। 2.38 लाख टन मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में आखिरकार खुद प्याज उत्पादक किसान और व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं। 17 तारीख को 10 पीछे लेकर आए, जो माल फकड़ी और चिंगड़ी था, और फकड़ी और चिंगड़ी का बाजार ये समझाना 2 रुपये के हिसाब से ग्राहक लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार विनंती करते हैं शेतकरी के हल्का माल बाजार के अंदर मत लेकर आओ।
बाजार बहुत मंदी में है, समझाना। बाजार के अंदर कोई ग्राहक उसको माल ले नहीं रहा है, आपका किराया शुदा उस माल में निकलता नहीं। इसके बावजूद भी शेतकरी का संबंध रहना नहीं चाहिए, शेतकरी माल लेकर आने की इसी मजबूरी से हमको माल उतार कर लेना पड़ता है। शेतकरी की पट्टी जो है कंप्यूटर पर बनाई जाती है, समझाना, और कंप्यूटर पर बनने के बाद उसी तरह से समझो ताबड़तोड़ जना वो चेक भी जना उसी नाम से जना ताबड़तोड़ निकलता है, समझाना। ये सिस्टम है, समझाना। उस सिस्टम के अंदर चेक निकला है, हालांकि 2 रुपए चेक देना हमारा उद्देश्य नहीं था, समझाना, पर उस सिस्टम के अंदर 2 रुपए का चेक निकला है, समझाना। इसके लिए उनके हाथ में गया वो चेक, समझाना। तो वहीं पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन का ये कहना है कि प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। So far, we have not seen any technological breakthrough in the storage of onion, and therefore the storage of onion continues to be not based on very highly scientific lines. So you have to ask, why is it that we have not been able to develop a proper storage system for onion? और अब बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई रिमांड में जाने के बाद मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले में पूछताछ जारी है। इस बीच सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर चलेंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। असीम, अब सुप्रीम कोर्ट से आज से इनको, जहां उन्होंने चुनौती दी है सीबीआई के खिलाफ, आगे क्या कुछ प्लान? देखिए, एक्साइज घोटाले में आरोपी डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया है, उनको कल सीबीआई की अदालत ने 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अभी उनकी सुनवाई होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो कहेंगे कि उनके अरेस्ट करना सही नहीं है और ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये सारी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी तरफ से रखी जाएंगी। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर किस तरह का रुख उनकी याचिका के ऊपर लेता है, क्योंकि कल जब जिस तरह से सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि इनसे पूछताछ जरूरी है और पूरे घोटाले में इसके जिस तरह से तार जोड़ने हैं, इसलिए सीबीआई को इससे पूछताछ जरूरी है उनका, इसलिए उनका रिमांड 5 दिन कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मूव किया। थोड़ी देर में याचिका पर सुनवाई शुरू होगी, तो देखते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लेता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई जब करता है तो क्या कुछ कहता है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया को बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सजा मिली है। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? मोदी जी को मीडिया का और जांच एजेंसियों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक दिन निर्धारित करो और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और मैं तो कहूंगा बीजेपी भी इस मामले में पलटवार करने में पीछे नहीं है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है और ऐसा पहली बार है जब कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल गया हो। और ये जो सारी लिकर पॉलिसी का ये जो बनाई गई थी, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से पैसे वसूल करो, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, खालिस्तानियों की मदद से इलेक्शन लड़ो, और कोई भी चीज़ नहीं थी। एक मिल्किंग काउ बन के रह गई है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक मेरी पार्टी का मानना है, जहाँ तक एक नॉर्मल दिल्ली वासी का मामला, ये ओपन एंड शट केस है। और बहुत जल्द चेक बाउंस अफराद की श्रेणी से बाहर हो सकता है। सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें चेक बाउंस के केस में मुकदमेबाजी के बजाय वसूली सुनिश्चित की जाए। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या हलचल है? क्या वसूली के लिए अब सिस्टम बनेगा? अगर आप चेक इशू करने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके खाते में पर्याप्त रकम मौजूद हो, क्योंकि अगर चेक बाउंस या फिर डिसऑनर्ड हुआ तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सरकार इस पूरे एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करेगी। साथ ही साथ वसूली पर भी पूरा जोर रहेगा। सरकार अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसकी भरपाई आपके दूसरे खाते से की जा सकती है। इसके अलावा आपको किसी दूसरे बैंक में खाता खोलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा
अगर आपका चेक बाउंस होता है तो ऐसी स्थिति को लोन डिफॉल्ट की स्थिति मानकर आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी वो खराब हो सकती है। तो इस तरह के सख्त प्रावधान लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पीनल प्रोविजन है, जिसमें अभी तक चेक डिसऑनर्ड होने की स्थिति में 2 साल जेल का प्रावधान था, हालांकि इसको हटाए जाने पर चर्चा हो रही है और इस पूरे एक्ट को हटाकर इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह के कुछ नए बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सरकार करने की तैयारी कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरकार का जोर जो वसूली है, यानी कि भरपाई है चेक डिसऑनर्ड या बाउंस होने की स्थिति में, वो की जाए, जिससे कि जो कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पेंडिंग केसेस हैं उसमें कमी लाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात करेंगे बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली आज रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 79 अंक गिरकर 17,304 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा, एनर्जी, मेटल, आईटी शेयरों में रही। रियलिटी मीडिया शेयरों में खरीदारी आज देखी गई। मार्केट का पूरा हाल समझेंगे सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो भारतीय बाजारों में थोड़ा बहुत चौपी सेशन देखने को मिला, लेकिन आज के लिए की हाईलाइट जो रहा वो रहा मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग। फ्रंट लाइन इंडेक्स में हालांकि इतना एक्शन नहीं था, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आज अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी और एक समय में 1% तक की तेजी थी। हालांकि लास्ट आवर तक आते हुए थोड़ी बहुत फिजल आउट हुई। इसके अलावा आज मेटल में थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन बाइंग थी रियल स्टेट में लगातार दूसरा दिन, जबकि खरीदारी देखने को मिल रही थी। हालांकि गिरावट के हिसाब से आप देखेंगे तो यह 8वां दिन आपको दिखाई पड़ेगा गिरावट के लिए, लेकिन आज की गिरावट उतनी इंटेंस नहीं थी, इतनी वेट टाइम हमने देखी है। और सबसे बड़ी चीज की जो बाइंग थी वो सेलेक्टिव कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। और मिड कैप में रिकवरी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी, ऑटो में बाइंग थी, ऑटो इंसलरी में खरीदारी थी, आईटी बैकफुट पर था, फार्मा, एनर्जी, मेटल, ये कुछ नाम थे जो कि आज बैकफुट पे कामकाज कर रहे थे। अदानी समूह के शेयरों के अंदर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल कैश मार्केट के लिए अच्छा दिन, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए आज फिर प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा? कहां पर सुस्ती, कहां तेजी? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर आज बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आपको अदानी की दोनों कंपनियां, अदानी समूह की दोनों कंपनियां दिखाई पड़ेंगी। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 14.5% ऊपर, अदानी पोर्ट 5.5% ऊपर, एशियन पेंट जोरदार तेजी में 3% तेजी के साथ, और ब्रिटानिया 1.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली थी आज सिप्ला में 4.5% नीचे, हिंडाल्को 3% नीचे, डॉक्टर रेड्डी 2.5% नीचे और ओएनजीसी 2% नीचे, यानी कि 4 में से 2 नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से आते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखाई पड़ेगा, यस बैंक 6.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 7% ऊपर, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट और बैंक ऑफ इंडिया करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में टाटा एलेक्सी, बेयर क्रॉप साइंस, कंसर्न एरोलैक और केपीआर मिल 3 से लेकर 3.5% की बिकवाली के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेटल में आज प्रेशर था, तो आपको मेटल लूजर्स के तौर पे या गेनर्स के तौर पे दिखाई पड़ेंगे अदानी एंटरप्राइज, रत्नमणि मेटल जैसे नाम, लेकिन प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा मेटल में वेदांता, एपीएल अपोलो, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नाम जो कि आज दबाव के साथ कामकाज करते हैं। और आखिरी में पावर गेनर्स, जिसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे नाम जो कि जोरदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये रहा मार्केट का हाल, और मार्केट के बाद इंफ्रा सेक्टर में निवेश फायदेमंद हो सकता है, ऐसा कहना है 360 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। उनके अनुसार इंफ्रा सेक्टर पर सरकार का फोकस है, इसलिए ये सेक्टर निवेश के लिए बेहतर है। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं इंफ्रा के ऊपर एक नजर रखनी चाहिए। मिड कैप इंफ्रा अभी तक प्ले आउट नहीं किया है, चाहे नीचे से काफी रिकवरी हुई है, बट जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंफ्रा पे स्पेंड होगा, उसमें कुछ नाम्स मैंने देखा है, चाहे आप उसको डायरेक्टली माने, इनडायरेक्टली माने, जैसे एपीएल अपोलो चलते हुए देखा है या कुछ और है, तो आई थिंक वहां स्कोप अभी भी काफी है। और जो जिस तरीके से गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, मेरे ख्याल से मिड कैप इंफ्रा इज दैट पार्ट ऑफ द मिड कैप सेक्टर जहां मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगी कि कहाँ पे हम निवेश कर सकते। और आज तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। ग्रोथ की कैसी है रफ्तार और क्या कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और फुटबॉल मैच के दौरान बरसे खिलौने, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद।
नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की बड़ी फेमस कंपनी, वो है वोल्टास के बारे में। दरअसल वोल्टास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, ये वोल्कार्ट और टाटा सन्स का जेवी है, तो वोल्टास आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के साथ कई सारे पहले माइलस्टोन जुड़े हुए हैं, जैसे देश का पहला एसी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी वोल्टास थी, देश का पहला स्प्लिट एसी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी भी वोल्टास थी, और उसके अलावा कंपनी ने पहली इंडिजिनस ड्रिलिंग मशीन भी लॉन्च की थी, जो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर कामकाज में इस्तेमाल भी हुई है। तो ये भी वोल्टास के पास ही पहला अचीवमेंट है। वोल्टास कई सारे
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में ओप्पो ने अपना पहला क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन फाइंड N2 फ्लिप पर से पर्दा उठा दिया है। इस फ्लिप फोन के फीचर्स के बारे में बार्सिलोना से बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी खरत। ओप्पो ने हाल फिलहाल ग्लोबली अपना क्लैम शेल फोल्डेबल फ्लिप लॉन्च किया था, जिसे ओप्पो इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में डिस्प्ले कर रही है। नाउ इस तरह से है ओप्पो का फाइंड N2। जो इनर डिस्प्ले है वो 6.8 इंच डायगोनल इनर डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 3.26 इंच का आउटर डिस्प्ले, जिसकी मदद से आप नोटिफिकेशंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ये आपको आउटर डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी जो टिपिकल इस कैटेगरी के यानी फ्लैगशिप वाले डिवाइसेस होते हैं, उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट मिलता है। इस डिवाइस में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस ये चिपसेट मिलेगा। साथ ही 4300 mAh की बैटरी विद 44 वॉट का सुपर वूफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। अभी 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, ये चीजें आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। अभी कैमरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जिसका अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 112 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा, काफी हाईली प्राइस्ड और फ्लैगशिप डिवाइस है और होपफुली इसकी इंडिया प्राइसिंग हमें जल्द ही पता चले। और वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में इस बार स्मार्टफोन में कमाल के इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि खुद को ठंडा रखने वाला फोन, रिपेयरिंग किट के साथ आने वाला फोन। क्या है नए फोन्स का नया फंडा, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ शायद आंखों में आंसू भी आ जाए। बात तुर्की की है, जहां पर भूकंप के झटकों से अभी तक जिंदगी उबर नहीं पाई है, लेकिन कल इस्तांबुल में एक फुटबॉल मैच के दौरान जो हुआ वो दिल को छू लेने वाला है। इस्तांबुल में फुटबॉल लीग के एक मैच को शुरू होते ही कुछ मिनटों के लिए रोका गया और इस दौरान फिर मैदान में खिलौनों की बारिश हुई। मैच देखने पहुंचे दर्शकों ने ये खिलौने उन बच्चों के लिए उड़ाए जो 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में अपना सब कुछ खो बैठे हैं। मैच को ठीक 4:17 पर 4 मिनट और 17 सेकंड के लिए रोका गया। ये वही समय था जब तुर्की में अब तक का सबसे भयानक भूकंप आया था। ये तुर्की के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 48,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भूकंप के बाद भी तुर्की 10,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स अब तक झेल चुका है और इनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।